नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अतुल राजपूत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना था कि समन और वारंट में क्या अंतर होता है, समन क्या होता है, समन का अर्थ क्या होता है। तो जिन साथियों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके समन के बारे में और वारंट के बारे में जो भी जानकारी है देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, संज्ञेय अपराध में पुलिस की क्या शक्तियाँ होती हैं और असंज्ञेय अपराध में पुलिस की क्या शक्तियाँ होती हैं, संज्ञेय अपराध में पालन की जाने वाली क्या प्रक्रिया होती है और असंज्ञेय अपराध में पालन की जाने वाली क्या प्रक्रिया होती है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बीच क्या अंतर होता है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे केस है ललिता कुमारी बनाम यूपी और अन्य राज्य 2013 का ये केस है, साकरी वसु वर्सेस यूपी राज्य और अन्य 2007 का ये केस है। तो आज निम्नलिखित बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के अंत तक। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हम सबसे पहले ये जानें कि अपराध क्या होता है। तो अपराध के बारे में हम जानते हैं कि कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार अपराध एक ऐसा अपराध है जो एक विशेष कानून को तोड़ता है और जिसमें एक विशेष सज़ा की आवश्यकता होती है। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि किसी अपराधी को सज़ा देने के लिए उसे पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए और फिर पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की जानी चाहिए। इस तरह मामला अदालत में जाने तक चरण दर चरण एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। हालांकि सभी अपराध समान नहीं होते हैं और उन्हें अलग अलग उपाय की आवश्यकता होती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS में आपराधिक कानून के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें अपराध की श्रेणी में आने वाले सभी कार्य को परिभाषित किया गया है। अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर उन्हें 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ये जमानती और गैर जमानती अपराध, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, गैर संज्ञेय कह सकते हैं, और कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल अपराध। आज हम संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराधों के बीच अंतर पर गौर करेंगे और ये महत्वपूर्ण जो बिंदु अभी बताए हैं आपके लिए उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं संज्ञेय अपराध क्या है। प्रत्येक अपराध की सज़ा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। ऐसे अपराध जिनमें कम से कम 3 वर्ष की कैद की सज़ा हो वह गंभीर अपराध होते हैं और उन्हें संज्ञेय अपराध माना जाता है। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21G के तहत कहा गया है कि एक अपराध जो मौत की सज़ा, आजीवन कारावास या 3 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है वह संज्ञेय होगा। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में इसे देखा जाए तो संज्ञेय कॉग्निजेबल अपराध वे हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस अदालत की अनुमति के बिना भी जांच शुरू कर सकती है। आरोपी को गिरफ्तार कर निर्धारित समय पर अदालत में पेश किया जाता है। BNSS की धारा 173 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के मामले में प्राथमिकी, जिसे FIR कहा जाता है, FIR दर्ज करना आवश्यक है। हत्या, बलात्कार, चोरी, व्यपहरण, किडनैपिंग, दहेज, हत्या आदि संज्ञेय अपराधों के कुछ उदाहरण हैं। ये अपराध जमानती और गैर जमानती दोनों हैं। गैर संज्ञेय अपराध क्या हैं? कम गंभीर प्रकृति का अपराध असंज्ञेय माना जाता है। BNSS की धारा 210 गैर संज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल कह सकते हैं, असंज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है जिसमें पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका उल्लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की पहली अनुसूची में किया गया है और ये जमानती हैं।
इन अपराधों में पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है और अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती। गैर गंभीर अपराध जैसे हमला, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव आदि गैर संज्ञेय अपराध हैं। बीएनएसएस की धारा 174 के अनुसार यदि किसी पुलिस अधिकारी को गैर संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे स्टेशन डायरी में मामले को दर्ज करना चाहिए और मुखबिर को मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहिए। मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू कर सकती है। इसकी जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाती है, जिसके बाद विचारण मीन्स ट्रायल होता है। यदि कोई मामला बनता है तो अदालत गिरफ्तारी का अंतिम आदेश जारी करती है। अब देखते हैं हम संज्ञेय अपराध में पुलिस की क्या शक्तियाँ होती हैं। तो बीएनएसएस की धारा 175 पुलिस को संज्ञेय अपराधों से निपटने की शक्ति प्रदान करती है। जैसे नंबर 1 है इसमें, जब पुलिस थाने में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की जाती है और अपराध संज्ञेय होता है तो पुलिस अदालत से गिरफ्तारी वारंट की प्रतीक्षा किए बिना गिरफ्तारी शुरू कर सकती है। नंबर 2, गिरफ्तारी होते ही जांच शुरू की जा सकती है और जांच उस थाने के स्थानीय क्षेत्राधिकारी जुरिडिक्शन तक ही सीमित है। नंबर 3, यदि सूचना संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है तो पुलिस बीएनएसएस की धारा 173 के तहत प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। यदि अपराध का स्थान पुलिस स्टेशन से के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। अब देखते हैं हम असंज्ञेय अपराध में पुलिस की क्या शक्तियाँ होती हैं। तो बीएनएसएस की धारा 174 वह प्रक्रिया प्रदान करती है जिसका पुलिस को गैर संज्ञेय अपराधों से निपटाने के लिए पालन करना होता है। नंबर 1, इस मामले में पुलिस बिना गिरफ्तारी वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और मजिस्ट्रेट की सहमति के बिना स्वयं जांच शुरू नहीं कर सकती। नंबर 2, पुलिस अधिकारी को बीएनएसएस की धारा 174(2) के तहत मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करना होता है। नंबर 3, पुलिस अधिकारी को दर्ज की गई शिकायत को रिकॉर्ड करना होगा और शिकायतकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए कहना होगा। मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद जांच शुरू हो सकती है। अब देखते हैं हम संज्ञेय अपराध में पालन की जाने वाली प्रक्रिया। तो थाने में प्राथमिकी दर्ज होते ही मामला शुरू हो जाता है। यह किसी पहचाने गए या अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए गए संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस को सूचित करता है। प्राथमिकी की एक प्रति शिकायतकर्ता को दी जाती है और दूसरी प्रति मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। नंबर 2, पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना दर्ज होते ही जांच शुरू हो जाती है। प्रभारी अधिकारी मौके पर जाकर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उपर्युक्त पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करता है। नंबर 3, यदि जांच के लिए दस्तावेजों की तलाश की आवश्यकता है तो पुलिस ऐसा कर सकती है और किसी व्यक्ति को प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकती है। नंबर 4, गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है जब तक कि उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है। इसमें मजिस्ट्रेट के पास जाने में लगने वाला समय भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे तक ही पुलिस अपनी हिरासत में रख सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है। 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। नंबर 5 है, अगर पुलिस को पता चलता है कि 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं हो सकती तो वे मजिस्ट्रेट को एक आवेदन देंगे और उससे हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। प्रारंभिक जांच के आधार पर यदि मजिस्ट्रेट को यह उचित लगता है तो वह गिरफ्तार व्यक्ति को 14 दिनों तक के लिए रिमांड पर भेज सकते हैं। नंबर 6, जांच करते समय पुलिस गवाहों से पूछताछ करने और उनके बयान दर्ज करने के अपने अधिकार के भीतर इनका आगे चल रहे मामले का बड़ा असर पड़ सकता है। नंबर 7, बलात्कार या छेड़छाड़ पीड़ितों
की चिकित्सा जांच अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर की जानी है। नंबर 8, जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट तैयार कर मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। प्राथमिकी, गवाहों के बयान, पक्षों के नाम, तथ्यों और जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई जानकारी से युक्त एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। नंबर 9, फिर न्यायाधीश पक्षों को बुलाते हैं और उन्हें प्रारंभिक निष्कर्ष के बारे में सूचित करते हैं। इस स्तर पर गवाहों को आगे लाया जाता है और वही बयान देने के लिए कहा जाता है जो उन्होंने पुलिस को दिए थे, लेकिन इस बार शपथ पत्र के तहत। आरोपी के पास अपना दोष स्वीकार करने का विकल्प होता है और यदि वह ऐसा नहीं करता तो मामला अदालत में जाता है। नंबर 10, विचारण न्यायालय में विचारण शुरू होता है, जहां सभी गवाहों को बुलाया जाता है और उन्हें शपथ के तहत बयान देने के लिए कहा जाता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देते हैं। नंबर 11, न्यायाधीश तब एक निर्णय तैयार करता है जो विभिन्न बिंदुओं पर आधारित होता है, जिसे इसमें समझाया गया है। चूंकि यह एक संज्ञेय अपराध का मामला है, दोषी पाए जाने पर आरोपी को कम से कम 3 साल के लिए जेल भेजा जाता है और अन्य ऐसी सज़ा जो बीएनएस द्वारा निर्धारित की जाती है। कहने का मतलब जिस प्रकृति का अपराध है और बीएनएस के तहत उसमें कितनी सज़ा का प्रावधान दिया गया है, तो उसी के अनुसार उतनी ही सज़ा दी जाती है। अब आगे हम देखेंगे असंज्ञेय अपराध में पालन की जाने वाली प्रक्रिया। नंबर 1, असंज्ञेय अपराध में पुलिस को गिरफ्तारी वारंट के बिना आरोपी को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं है। एक अधिकारी को मजिस्ट्रेट की सहमति के बिना एक गैर संज्ञेय मामले की जांच करने की अनुमति नहीं है। यह बीएनएस की धारा 174(2) में प्रदान किया गया है। नंबर 2, मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी एक संज्ञेय मामले में उसी शक्तियों के साथ जांच शुरू कर सकता है जिसका वह प्रयोग करता है। इस प्रकार जांच की प्रक्रिया दोनों में समान होती है। अब हम देखते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के बीच अंतर। तो पहला अंतर है हमारा, संज्ञेय अपराध काफ़ी घातक या गंभीर स्वरूप के होते हैं, जबकि असंज्ञेय अपराध कम घातक प्रकृति के होते हैं। नंबर 2, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, जबकि असंज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। नंबर 3 है, संज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही जांच या अन्वेषण शुरू कर सकती है, जबकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मामले की जांच का काम मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं कर सकता। नंबर 4 है, संज्ञेय अपराध के मामले में अपराध के हो जाने की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करनी पड़ती है, जबकि असंज्ञेय अपराध के मामले में अपराध हो जाने के बारे में परिवाद कंप्लेंट जो होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। तो ये था संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बीच महत्वपूर्ण अंतर। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के महत्वपूर्ण निर्णय। तो केस है ललिता कुमारी बनाम यूपी और अन्य राज्य, 2013 का ये मामला है। मामले के तथ्य क्या हैं? इस मामले में याचिकाकर्ता ने थाने के प्रभारी इंचार्ज अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। कोई सुनवाई नहीं की गई है और जब पुलिस अधीक्षक को सूचित किया गया तो प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन फिर भी आरोपी को पकड़ने या नाबालिग बच्चे को बरामद करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। अन्य कोई विकल्प न देखकर याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की। अब न्यायालय का इसमें क्या फैसला आता है, तो न्यायालय का फैसला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 154 वर्तमान धारा बीएनएस की धारा 173 के तहत एक पुलिस अधिकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करने पर प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। अभिव्यक्त एक्सप्रेशन करेगा संसद के वैधानिक इरादे को इंगित करता है और प्राथमिकी दर्ज करने से इस पहले एक पुलिस अधिकारी को प्रारंभिक जांच करने के लिए कोई विवेक नहीं छोड़ता है। प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन 3 बिंदुओं पर न्यायालय ने फैसला सुनाया था। अब अगला केस है हमारे पास साकरी वासु बनाम
यूपी राज्य और अन्य 2007 का ये मामला है। इस मामले के महत्वपूर्ण तथ्य थे वो ये थे कि नंबर 1, इस मामले में याचिकाकर्ता का बेटा भारतीय सेना में मेजर था, वह मथुरा रेलवे स्टेशन पर मृत पाया गया था। नंबर 2 था कि जीआरपी मथुरा और सेना की न्यायालय ने जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेजर ने आत्महत्या की थी। याचिकाकर्ता को यकीन हो गया था कि यह हत्या का मामला है। याचिकाकर्ता ने एक रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्रार्थना की मामले की सीबीआई जांच हो। अब न्यायालय का फैसला इसमें आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कोई व्यक्ति इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि किसी विशेष एजेंसी द्वारा अपराध की जांच की जाए। वह केवल यह दावा कर सकता है कि जिस अपराध का उसने आरोप लगाया है उसकी ठीक से की गई थी। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति के पास यह मानने का कारण है कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है या किसी संज्ञेय अपराध की प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर रही है, तो वो पुलिस अधीक्षक को धारा बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत लिखित रूप में या डाक द्वारा सूचित कर सकता है। यदि पुलिस अधीक्षक एसपी भी कार्यवाही नहीं करता है तो पीड़ित व्यक्ति बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत ही मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है। मजिस्ट्रेट संतुष्ट होने पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश या निर्देश दे सकता है और पुलिस को ठीक से जांच करने का भी निर्देश दे सकता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? और आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में पूर्ण जानकारी देने में सक्षम रहा हूँगा, शायद ये उम्मीद है। तो जिन साथियों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।